पहलगाम गांव की वो रात, इतनी सर्दी और घनी धुंध थी कि सामने खड़ा इंसान भी सिर्फ साया जैसा लग रहा था और हर कदम पर हवा का सर्द झोंका हड्डियों तक जा रहा था। राजेश, रात बहुत ठंडी है, थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। चिंता न कर, स्टेशन पर आजकल रश ज्यादा है, रोजी रोटी तो कमानी है ना। प्रिया खौफजदा थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। बेटा, आजकल रातों में पटरियों से रोने की आवाज आती है, संभल कर रहना। राजेश रोज रात को अपनी पुरानी ऑटो लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा रहता था, उस उम्मीद में कि कोई मुसाफिर मिल जाए। उन सर्द रातों में उसकी ऑटो ही उसका सहारा थी। आज की रात क्या होने वाला था किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इस रात के बाद राजेश की जिंदगी बदल जाने वाली थी। अरे राजेश, आज तो लग रहा है धुंध सबको खा जाएगी। हाँ, आज हवा भी अजीब है, जैसे कोई सांस भरता हो। क्या करें भाई, अब काम भी तो करना है ना। अनुज और राजेश आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में स्टेशन से लोग उतरकर बाहर आ जाते हैं। सर्दी और धुंध इस कदर फैल चुकी थी कि लोग बगैर रुके बस जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या, आज तो एक भी सवारी हाथ नहीं लग रही। भैया, शाम नगर जाना है, ले जाओगे क्या? हाँ, आ जाओ, बैठ जाओ। आहिस्ता आहिस्ता पूरा स्टेशन खाली होता जाता है, लेकिन अनुज और राजेश के पास एक भी सवारी नहीं आती। अरे भाई, मेरी बस हो गई, मैं चलता हूँ। अनुज के जाने के बाद राजेश बिल्कुल अकेला रह जाता है और पूरे स्टेशन में सिर्फ कुसी की आवाज गूंज रही होती है। आज तो एक भी सवारी मेरे पास नहीं आई, क्या करूं अब? और सर्दी इतनी है कि जिस्म जैसे जम रहा हो। ऐसा करता हूं कि साथ के दुकान से चाय पी आता हूं, फिर आकर दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। भैया, जरा एक कप चाय तो बना दो जल्दी से। अरे, क्या आज फिर लेट नाइट ड्यूटी है? हाँ भाई, आजकल रात में ज्यादा काम होता है, इसीलिए। इधर परिया शदीद सर्दी में दरवाजे पर खड़ी राजेश का इंतजार कर रही होती है। राजेश आया क्यों नहीं? इस वक्त तक तो आ जाया करता था। माँ, पापा अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर तो वो कभी नहीं करते। प्रिया की आवाज में खौफ था, जैसे उसे यकीन हो कि बाहर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। शायद स्टेशन पर आज रश हो, रिक्शा नहीं छोड़ सकता, थोड़ी देर की बात है। मगर परिया के चेहरे पर हिम्मत नहीं, सिर्फ वो झूठा हौसला था जो एक बीवी अपने बच्चों की खातिर दिखाती है। राजेश चाय पीकर वापस स्टेशन के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और फिर आवाज लगाने लगता है, ऑटो ऑटो ऑटो। अचानक एक चीख की आवाज गूंजती है और राजेश की धड़कनें तेज हो जाती है। ये क्या था? ये वो लम्हा था जहां राजेश को वापस मुड़ जाना चाहिए था, मगर गुर्बत इंसान से सबसे अहम फैसला भी छीन लेती है। वो चौंक कर पीछे मुड़ कर देखता है, एक लाल रंग की साड़ी में लिपटी औरत वहां खड़ी थी और वो उसे घूरती हुई हल्की सी मुस्कुराहट मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? मुझे घर छोड़ दो। ये आवाज औरत की नहीं थी, ये किसी मुर्दे की थी, टूटी हुई, गहरी और कब्र जैसी खाली। बीबी जी, कहाँ जाना है? जहाँ धुंध खत्म होती है। आपके घर का नाम तो बता दीजिए। मेरा घर वहाँ है जहाँ सांसें मर जाती हैं। राजेश के लिए अब पीछे हटना नामुमकिन हो चुका था। औरत के रक्शे में बैठते ही ऐसा महसूस होता है
जैसे रक्शे के अंदर बर्फ भर दी गई हो। राजेश के हाथ पत्थर जैसे हो गए। बीबी जी, आपका गांव कितनी दूर है? इतनी दूर कि जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस जवाब ने राजेश के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा दी। लगता है आप अपने घर वालों से मिलने जा रही हैं। हाहा, कितने अरसे बाद जा रही है? राजेश उससे सवाल करता जाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो औरत रिक्शे में मौजूद ही नहीं होती। वो फौरन रिक्शा रोककर नीचे उतर आता है। कहाँ चली गई है? लगता है कहीं रास्ते में ही उतर गई है। अचानक तेज धुंध चलने लगती है। राजेश इधर उधर देखता है तो वो औरत सामने खड़ी होती है। औरत की आंखें शदीद लाल पड़ी हुई थीं और उसके मुंह पर गहरे लाल निशान थे, इतने भयानक के देखकर खून खुश्क हो जाए। राजेश। तू मेरा नाम कैसे जानती है? बस जानती हूँ। राजेश के सफर का रास्ता सिर्फ सड़क नहीं था, बल्कि मौत की तरफ जाने वाली एक खुली पटरी थी, जिसके आखिर में जिंदा वापसी नहीं थी। अचानक धुंध इतनी तेज हो गई कि राजेश बेहोश होकर गिर गया और वो औरत रिक्शे में गायब हो गई। राजेश, अब तो तुम मेरे हो। जब सुबह हुई तो धुंध रात से भी ज्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा अभी भी गांव की गलियों में लटका हुआ है और स्टेशन के बाहर वही रिक्शा खामोशी से खड़ा था, जैसे रात की कोई बात अब भी उसके अंदर कैद हो। ये कैसी बदबू है? ऐसा लग रहा है जैसे रिक्शा रात भर बंद कमरे में घटता रहा हो। रामू को खबर नहीं थी कि सिर्फ बदबू नहीं, बात कुछ और है। ओए, ये पर्दे खुद से क्यों हिल रहे हैं? पर्दे हिलना कुदरती बात नहीं थी, क्योंकि इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अंदर बैठा हो या कोई अंदर अभी भी हिल रहा हो। ये फ्रंट सेट तो टूटी हुई है, पहले तो नहीं थी। ये तो राजेश का रक्षा है ना, पूरी रात से यही खड़ा है। माँ, राजेश पूरी रात नहीं आया, कोई खबर नहीं। प्रिया की आंखें सुर्ख थीं, जैसे जागते जागते उसकी आवाज भी थक गई हो। उसके दिल में रात के अंधेरे वाली बेचैनी अभी तक जिंदा थी। पता नहीं कहाँ चला गया है। माँ, ऐसा तो वो कभी नहीं करता था। दादी, क्या बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे? बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो आ जाएंगे घर। एकदम बाहर से चप्पलें घसटने की आवाज आती है। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, धुंध खत्म हो जाती है और राजेश अंदर दाखिल होता है। प्रिया भागती हुई राजेश के पास जाती है। राजेश कहाँ थे? पूरी रात कहाँ रह गए थे? प्रिया के सवाल में मोहब्बत भी थी मगर डर भी। वो अपने शौहर को पहचान तो रही थी, मगर महसूस कुछ और हो रहा था। मैं आ गया। उसकी आवाज वो नहीं थी जो प्रिया रोज सुनती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कई आवाजें एक साथ टूट फूट कर बाहर आ रही हो। राजेश, आंखों में देखो, क्या हुआ है? लेकिन राजेश की आंखें ऊपर ही नहीं उठ रही, जैसे रोशनी उसके लिए जहर हो। राजेश, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ तो बताओ, कौन सी बात ने तुम्हें ऐसा बना दिया? बेटा, तेरी तबीयत ठीक है? माँ की आवाज में उम्र की थकावट भी थी और ममता का खौफ भी, मगर राजेश अब जैसे माँ को पहचान ही नहीं रहा था। वो बैठ गई थी पीछे। के कौन बैठा था? वो जो बोलती नहीं, बस घूरती है। राजेश, रक्षा कहाँ है? तुम वहां से कैसे आए? रक्षा तो वही है जिस जगह मैं छोड़ आया हूं, वहां किसी को नहीं जाना। और फिर उसके चेहरे पर वही गैर इंसानी मुस्कुराहट वापस आ गई। माँ, मैंने राजेश को नींद की दवा दे दी है और मैं स्टेशन जा रही हूँ। उसके नक्शे का पता करके आती हूँ। सूरज तो निकल आया था, मगर प्रिया के दिल में अभी भी रात वाला अंधेरा ही छाया हुआ था। उसे यकीन था कि राजेश ठीक नहीं,
कुछ बहुत बुरा उसके साथ आया है। ये राजेश का रिक्शा है ना? ये यहाँ क्यों खड़ा है? वो तो सुबह घर आया था। बहू जी, ये रिक्शा पूरी रात यही खड़ा था, किसी ने चलाया तक नहीं। हमने रात में एक औरत की चीख सुनी थी, फिर धुंध में एक साया रिक्शे के पास आया, लेकिन रिक्शे का दरवाजा तक न खुला। प्रिया का दिल बैठ गया। वो बिना कुछ कहे भागती हुई घर की तरफ लौटी। प्रिया जब घर वापस आती है तो राजेश मजीद अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। राजेश, क्या कर रहे हो? वो दीवार के अंदर है, देख नहीं रही, मुझे बुला रही है। ये वो लम्हा था जिसने घरेलू खामोशी को डरावने तूफान में बदल दिया। वो कहती है मैं अभी गया नहीं हूं। अचानक बच्चों की चीख सुनाई देती है। वो कमरे से भागकर बाहर आते हैं, जोर जोर से रोते हुए। अम्मी, हमारे कमरे में कोई काला हाथ चल रहा है, हमने देखा। अचानक से पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। परिया अब समझ गई थी, घर में जो आया था वो उसका शौहर नहीं था। राजेश, तुमने हाथ भी नहीं लगाया खाने को, क्या हुआ है? राजेश की आंखों में अब इंसानों वाली रोशनी कम और खामोश अंधेरा ज्यादा था। वो हर रोज मजीद किसी और दुनिया में डूबता जा रहा था। बाबा, आप भी हमारे साथ चलकर खेलो ना। लेकिन राजेश बगैर कुछ कहे वहां से चल पड़ता है। जिस दिन बच्चे बाप से डरने लगे, समझ लो घर में सिर्फ छांव नहीं, कोई साया रहने लगा है। मैं आ गया हूं, मैं सुन रहा हूं, मैंने किसी को नहीं बताया। राजेश किससे बात कर रहा है? वो अब घर वालों से नहीं, धुंध में छुपी इस औरत से बातें करता था, जो उसे बुलाती भी थी और उसे अपने साथ बांधे भी रखती थी। राजेश अब आम आदमी नहीं रहा था। उसके इर्द गिर्द एक नजर न आने वाला साया मौजूद था, जिससे सिर्फ वो बात कर रहा था। ये राजेश की हालत तो दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। हाँ माँ, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो मजीद नहीं चल सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उस साये से कैसे बच सकते? माँ, आज सुबह से राजेश घर नहीं है, वो वहीं स्टेशन के बाहर ही होगा। मैं आज खुद वहां जाकर हर चीज का खात्मा करूंगी। आज आखिरकार परिया ने फैसला कर ही लिया कि वो उस साये का सामना करेगी। रात दोबारा वैसी ही थी, सर्द, खामोश और धुंध से भरी हुई। प्रिया अकेली स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। वही जगह, वही धुंध, वही सन्नाटा। राजेश, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आ जाओ। इसकी आवाज में उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक आखिरी सवाल था। आहिस्ता आहिस्ता धुंध तेज होने लगती है और वो साया नुमाया होने लगता है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों छीन लिया? यह सवाल नहीं था, यह एक टूटे हुए दिल की चीख थी। वो मेरा था, उस रात से जब उसने मुझे बिठाया था। राजेश खामोश खाली आंखों के साथ चुड़ैल के पीछे खड़ा था। राजेश, घर चलो, बच्चे रो रहे हैं। मगर वो अब सुन नहीं सकता था। चुड़ैल ने राजेश का हाथ थामा और दोनों धुंध में हमेशा के लिए गायब हो गए। उस रात के बाद ना राजेश मिला, ना उसका रक्षा। मगर आज भी सर्द धुंध वाली रातों में इस स्टेशन पर एक खाली रक्षा खड़ा दिखाई देता है। और अगर गौर से सुनो तो किसी औरत की हंसी और किसी मर्द की सिसकी अब भी सुनाई देती है।